अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग भी सुन सकते होंगे और आप लोग खैरियत से भी होंगे। लास्ट टाइम हमारी फ्राइडे को क्लास हुई थी, जो कि डबल क्लास थी, और उसमें जो है वो हमने काफ़ी सारा काम कर लिया था। समझ लें ऑसिलेशन का तकरीबन आधा चैप्टर हमने कवर कर लिया था। और मेरे ख्याल से हमें शायद कि कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि फ्राइडे को क्लास है, तो उन्होंने काफ़ी सारा काम मिस किया अपना। बहरहाल मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था फ्राइडे को। और देखिए, फ्राइडे को हमने ऑसिलेशंस का चैप्टर जो स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली मोशन फंडामेंटली तीन टाइप की मोशन होती है: लीनियर, रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी। लीनियर का मतलब ये कि आप सीधे राह पे चल रहे होते हैं, स्ट्रेट पाथ पे चल रहे होते हैं, तो लीनियर मोशन कहलाती है। या फिर अगर आप गोल गोल घूम रहे होते हैं तो वो रोटेटरी या रोटेशनल मोशन कहलाती है। और अगर आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। अब हमें ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमने सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया। तो देखिए, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट अ पॉइंट। यानी कि अगर वो चीज़ एक पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट अ पॉइंट। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करें ऑसिलेशन का। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको मैं अगर ओ कहूँ, यानी कि मीन पोजीशन जहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, और फर्स्ट है कि एक तरफ आप मैक्सिमम ए तक जाते हैं और दूसरी तरफ आप मैक्सिमम जो है वो बी तक जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो एक ऑसिलेशन का मतलब ये होगा कि आप ओ से चलें, फिर ए पे जाएं, फिर ए से वापस ओ पर आएँ, फिर ओ से बी तक जाएं, फिर बी से वापस ओ पर आएँ। तो ये एक ऑसिलेशन है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप ओ से पहले बी पे जाएं, फिर बी से वापस ओ पर आएँ, फिर ओ से ए पे जाएं और फिर ए से वापस ओ पर आ जाएं। तो ये भी एक ऑसिलेशन है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप ए से चलना शुरू करें, ए से पहले ओ पे जाएं, ओ से बी पे जाएं, बी से फिर वापस ओ पर आएँ और ओ से फिर वापस ए पे आ जाएं। तो ये भी एक ऑसिलेशन है। या फिर आप बी से चलना शुरू करें और बी से ओ पे जाएं, ओ से आप जो है ए पे जाएं, ए से वापस ओ पर आएँ और ओ से फिर बी पर आ जाएं। तो ये भी एक ऑसिलेशन है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये था कि आप एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। तो जितनी देर में आप एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे वो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये कि आप एक सेकंड में यानी कि पर यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम को आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम जैसे बचपन से आपको याद होगा, हर्ट्ज में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2πf। यानी कि अगर आप जो है अपनी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है एफ, उस फ्रीक्वेंसी को अगर 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड होती थी। सर्कुलर मोशन में जिस चीज़ को आप एंगुलर स्पीड कहते थे, यहाँ पर ऑसिलेशन में उसी चीज़ को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यानी कि वहाँ पर जो एंगुलर स्पीड होती थी वो 2π/t होती थी, और 2π/t होती थी या फिर 2πf होती थी। तो यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t होगी या फिर 2πf होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है, तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो अपनी मेन पोजीशन से जितना दूर होती है ना, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि आपने ओ से कितने दूर हैं आप एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे किसी भी टाइम पर आप अपनी मेन पोजीशन से जितना दूर होंगे वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मेन पोजीशन के राइट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और मेन पोजीशन के लेफ्ट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हो मेन पोजीशन से। यानी अगर ओ आपकी मेन पोजीशन है तो आप या तो मैक्सिमम ए तक जा सकते हो या फिर मैक्सिमम बी तक जा सकते हो। तो ओ से लेकर ए तक जो है वो आपका एम्पलीट्यूड होगा, और ओ से लेकर बी तक जो है वो भी आपका एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें प्लस माइनस होता है। एम्पलीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन को।
लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो हम ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं जिसमें दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। और इसी दूसरी कंडीशन को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो। इसको आप न्यूमेरिकली ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए और एक्स प्रोपोर्शनल है और माइनस का मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर मैंने आपको सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और ऑपोजिट होगा। फिर चूंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में प्रोपोर्शनल और ऑपोजिट होते हैं तो लिहाजा इस वजह से जो है इनका जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का वैसे बनेगा। अब एक्सेस पर आपने एक्सेलरेशन लिया हुआ है यानी कि ए, और एक्स एक्सिस पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है यानी कि एक्स, और उसके बराबर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 8 to 9 और 10 to 11। तो ये फ्राइडे को जो आपकी क्लास थी डबल क्लास उसका टाइम लिखा हुआ है कि फ्राइडे को आपकी एक क्लास 8 से 9 होती है और फिर एक क्लास दूसरी क्लास 10 से 11 होती है। ठीक है जी। अभी ग्राफ जो है, इस ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जो है ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन और रीजन से पास हो रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव है। अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इस ग्राफ में जहाँ जहाँ ए पॉजिटिव है वहाँ वहाँ एक्स नेगेटिव है, और जहाँ जहाँ एक्स पॉजिटिव है वहाँ वहाँ ए नेगेटिव है। तो ए जो है और एक्स जो है आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट है, और यही जो है वो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 5 तरह के जो है वो ग्राफ एक्सप्लेन किए थे। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम और पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम। अब इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वाइब्रेशन हो किस तरह से रही है। यानी कि हमने 4 तरह से ऑसिलेशन जो है वो डिस्कस की थी ना, ओ से स्टार्ट करके ए, ओ से ए, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी और फिर बी से ओ। इस तरह से 4 तरीकों से हमने ऑसिलेशन डिस्कस की थी। तो चारों पॉसिबल तरीकों के हमने ग्राफ यहाँ पे स्केच किए और उन ग्राफ की इक्वेशंस भी लिखी थी। ठीक है ना। हमने चारों तरीके से ग्राफ स्केच किए, 5 ग्राफ, और फिर इनकी इक्वेशन जो है वो भी हमने लिखी थी। उसके बाद हमने फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कि एक्सीलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। यानी कि यहाँ पर ए का मतलब एक्सीलरेशन है, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा का मतलब है। और फिर अगर आप मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए नॉट का मतलब यहाँ पर है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ये बराबर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट को, और एक्स नॉट का मतलब यहाँ पर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड। इसके बाद जो है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड का फॉर्मूला लिखा था। स्पीड का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड है, और एक्स का मतलब जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड वी नॉट होती है, और मैक्सिमम स्पीड उस वक्त होती है जब एक्स की वैल्यू जीरो यानी कि सेंटर पे। तो स्पीड के फॉर्मूले में अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो स्पीड मैक्सिमम बन जाएगी, और वो हो जाएगी प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपने जो है हाफ एम लिखा और वी की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दिया ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे ओमेगा पे स्क्वायर आ जाएगा और एक्स नॉट माइनस एक्स एक्स स्क्वायर जो है उसका जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो वो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेंटर में होगी, सेंटर में एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया ऑसिलेशन का। अब हम इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं।
चलो, मेरी ऑसिलेशन की वर्कशीट है पहली, जो मार्केट में आई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस की सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दो दफा लिख दिया मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी ये मैं लिख दें, A is proportional to minus x. The type of oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to displacement but opposite in direction, या फिर acceleration proportional है minus x के। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। आठवीं में कह रहे हैं कि ट्यूब सील्ड एट वन एंड हैज अ टोटल मास m and a uniform area of cross section capital A. The tube floats upright in a liquid of density rho with length L submerged as shown in figure 3.1a. The tube is displaced vertically and then released. The tube oscillates vertically in the liquid. At one time, the displacement is x, as shown in figure 3.1b. Theory shows that the acceleration A of the tube is given by the expression A is equals to minus A rho g upon m into x. Explain how it can be deduced from the expression that the tube is moving with simple harmonic motion. इस एक्सप्रेशन से किस तरह हम साबित कर सकते हैं कि ट्यूब सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखो, इस एक्सप्रेशन से हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि ए ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 और एम ट्यूब का मास है। तो जब ये ट्यूब पानी के अंदर ऑसिलेट कर रही होगी, सॉरी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रही होगी, तो ना तो लिक्विड की डेंसिटी चेंज होगी, ना ट्यूब का मास चेंज होगा, ठीक है, और ना ही वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब चेंज होगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स है ये कम ज़्यादा होता रहेगा बस। जब ट्यूब ऊपर नीचे होती रहेगी तो ये एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो लिहाजा इसमें आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा हमारा कि सिंस ए रो जी एंड एम आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले में ए रो जी एम चारों चीज़ें क्या है, चारों चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो लिहाजा ए जो है वो क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ माइनस एक्स, क्योंकि जब आप किसी प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट लगा देते हैं तो वो इक्वालिटी बन जाती है, और जब आप किसी इक्वालिटी में जो है वो कांस्टेंट हटा देते हैं तो वो फिर वापस प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है। तो मतलब ये हो गया ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, विच मीन्स acceleration and displacement are proportional and opposite। तो हो गया ना इस बात का।
देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूफ करने का मतलब ये है कि बस आपको ये प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, क्योंकि जब ए प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है और प्रोपोर्शनल है। तो जब आपने ये साबित कर दिया कि ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपने साबित कर दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है भाई, तो आ जाए पार्ट 2 पे। द ट्यूब ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is floating in water of density 1.0 exponent 3 kilogram per meter cube. Calculate the mass of the tube that would give rise to oscillations of frequency 1.5 हर्ट्ज। तो आप ट्यूब का मास कैलकुलेट करें जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 हर्ट्ज होगी आपकी। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि ए बराबर है माइनस ए रो जी अपॉन एम एक्स। इसमें आपको एरिया उसने दे दिया, डेंसिटी उसने दे दी, वैल्यू ऑफ जी आपको पता होगी 9.8, मास मालूम करने को कहा है उसने। तो अगर आप हमें मास मालूम करना चाहते हैं तो आपको इसका एक्सेलरेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों पता होने चाहिए। लेकिन इस सवाल में ना तो कहीं पर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, ना कहीं पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है। ये इस फॉर्मूले से तो नहीं होगा। अलबत्ता हम ये करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो उसका एक्सप्रेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो ए से ए कंपेयर हो गया, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, एक्स से एक्स कंपेयर हो गया। तो पता ही चला कि ए रो जी अपॉन एम बराबर है किसके? ओमेगा स्क्वायर। ए रो जी अपॉन एम बराबर आया ओमेगा स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पर एरिया है, रॉ का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब 9.8 है और एम का मतलब मास है। तो ए रो जी अपॉन एम, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मतलब है 2 पाई एफ का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का मतलब है 2 पाई एफ का स्क्वायर, तो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके? ए रो जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के बराबर होगा। अच्छा सॉरी, हमें मास मालूम करना है ना, तो हम मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, मास को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मास बराबर होगा किसके? ए रो जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया आपको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होता है, उसके लिए आप इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करें। नॉर्मली जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप उसकी पावर को स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 से 10⁻⁴ हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा 4.5 x - 4 मीटर स्क्वायर के। Now density is given to you, which is 1.0 exponent 3 gram. Value of G is 9.8, 4 pi square और F की वैल्यू को गिवन है 1.5 का स्क्वायर। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है आपकी 1.5, आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके बताएं आंसर कितना आ रहा है ग्राम में। यानी आपका जो आंसर तो किलोग्राम में आएगा ना, तो ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है आपको। तो जरा बताएं आंसर क्या आ रहा है इसका।
ऑलराइट 49.6 ग्राम आ रहा है ना, तो 49.6 ग्राम मुझे राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50.0 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं कि a metal plate is made to vibrate vertically by means of an oscillator as shown। ठीक है, एक ऑसिलेटर है, उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट को रखा हुआ है, और जब ऑसिलेटर वाइब्रेट करेगा तो मेटल की प्लेट भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन से एरो से बताई हुई है कि प्लेट जो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही है, वर्टिकली डाउन वाइब्रेट कर रही है। फिर ये करेगा सम सैंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द प्लेट, प्लेट पर आपने कुछ रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी। द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट बाय ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सैंड ऑन द प्लेट इज शोन इन फिगर 2.2। अब जब आपकी प्लेट वाइब्रेट करेगी तो उसके ऊपर जो सैंड आपने डाली हुई मिट्टी वो भी वाइब्रेट करेगी, तो उस मिट्टी की जो वाइब्रेशन है उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको दिया हुआ है, जो कि दायरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, ओरिजिन से पास हो रहा है वगैरह वगैरह। करें यूज फिगर 2.2 टू शो हाउ इट कैन बी डिड्यूस दैट द सैंड इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जवाब उसका वही है, चूंकि लाइन जो है स्ट्रेट ओरिजिन से पास हो रही है तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और चूंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस बात मैं लिख देता हूँ। Graph is a straight line through origin and its gradient is negative. Therefore, acceleration and displacement are directly proportional. But opposite in direction। ठीक है, तो ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रही है, और इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा इससे साबित हुआ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। पार्ट बी में कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सैंड। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें आप यहाँ से। देखिए फ्रीक्वेंसी ऐसी कैलकुलेट होगी कि आपको ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ से आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है माइनस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। जब ओमेगा पे स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई एफ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफ चाहिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी, कोई भी ए की वैल्यू ले लें यार, मैक्सिमम वैल्यू। ए की वैल्यू 4 लेके देखते हैं, चलो ए की वैल्यू हमने ली 4, तो हम ए की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। ये कितनी है भाई, 6.4 6.8 7.2 आ रही है, -7.2। तो जब एक्सप्रेशन हम 4 लेते हैं, वैल्यू कितनी आ रही थी, -7.2 आ रही थी। ये 7.2 क्या है, मिलीमीटर। एक्सप्रेशन तो सही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो 7.2 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 7.2 मिलीमीटर मतलब है 7.2
एक्सपोनेंट -3, ठीक है। लिमिटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3 किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 1/π² इंटू 7.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो एफ आपका बराबर होगा π² इंटू 7.2 एक्सपोनेंट +3। फ्रीक्वेंसी की बराबर होगी किसके, 1/π² इंटू 7.2 इंटू 10⁻³ का अंडर, ठीक है। इस सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। राइट भाई, 3.75 इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3.75 हर्ट्ज हो जाएगी, ये मतलब हुआ इस बार, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट is gradually increased beyond 8 millimeter. The frequency is constant. At one amplitude, the sand is seen to lose contact with the plate. For the plate, when the sand is first loses contact with the plate, state the position of the plate. ठीक है, प्लेट ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, उसके ऊपर सैंड रखी हुई है। तो जैसे जैसे प्लेट वाइब्रेट होती रहेगी सैंड भी वाइब्रेट होती रहेगी, यानी कि प्लेट ऊपर जाएगी तो सैंड भी उसके साथ साथ ही ऊपर जा रही होगी। लेकिन जब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सैंड जो है ना प्लेट से उछल जाएगी, मतलब प्लेट को छोड़ देगी। आप इसको इस तरह समझें कि आप एक प्लेट लें, एक बुक लें अपने, जैसे आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है, और उस बुक को हाथ में पकड़ें, उसके ऊपर कोई छोटी सी चीज़ रख दें, रेजर रख दें, पेंसिल रख दें, फिर उस बुक को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे वाइब्रेट करें, यानी ऊपर नीचे मूव करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो आपको ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे मूव करते रहें, तो जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते रहेंगे ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आपने पेंसिल या इरेजर जो बुक के ऊपर रखी हुई है वो बुक से अलग हो जाएगी, उछल जाएगी, या बुक से कांटेक्ट उसका हट जाएगा। तो आपको बस बताना है कि इसी तरह से जब ये प्लेट वाइब्रेट करेगी तो वह एम्पलीट्यूड बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आएगा कि सैंड का कांटेक्ट जो है टूट जाएगा प्लेट से। तो वो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त, जिस वक्त सैंड का कांटेक्ट टूटेगा प्लेट से, उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली प्लेट किस पोजिशन में होगी। तो देखें ऊपर नीचे वाइब्रेट करते वक्त जब सैंड का कांटेक्ट फर्स्ट टाइम टूटेगा प्लेट से, तो प्लेट जो होगी वो कहाँ होगी, वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगी, एट हाईएस्ट पोजीशन। तो जो प्लेट होगी वो हाईएस्ट पोजीशन पर होगी, सबसे ऊपर होगी, ठीक है। ये अब एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अभी हम जो है वो क्लासरूम में नहीं है, वरना अगर अभी हम फिजिकल क्लासरूम में होते तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता। तो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करें, यानी कि जिस टाइम ऐसा होगा, जिस टाइम जो है वो कांटेक्ट टूटेगा,
उस वक्त जो है वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताएं। देखिए बात ये है कि अगर ये एक प्लेट है उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और उसको ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं अगर, तो सवाल ये होता है कि ये चीज़ होती है इस प्लेट के ऊपर टिकी क्यों रहती है। इसलिए टिकी रहती है, इसलिए इस कांटेक्ट में रहती है क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होता है, और वो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो फोर्स होती है किसके बराबर होती है, एम जी के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होता है जो कि जी के बराबर होता है। अब जब आप इसको ऊपर नीचे वाइब्रेट कराते हैं तो जो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है इसको आप सेंटर ए कहते हैं, वो एक्सेलरेशन जो है जब तक जी से कम होता है या जी के बराबर होता है तो क्या होता है कि ये कॉन्टैक्ट नहीं टूटता है। और जैसे ही ये जी के बराबर तक पहुंचता है 9.8 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक्सेलरेशन बराबर हो गए। लिहाजा जस्ट 9.8 को एक्सीड करते ही जो है क्या होता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। और एक्सेलरेशन वैसे किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन वैसे बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा आपका तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड आपको मालूम करना है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जनाब आपका ए नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। माइनस का मतलब तो ये है ना कि जब एक चीज़ प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी। तो आपका जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे कितना है, 9.8। ओमेगा बराबर है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। 9.8 4 पाई स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी मैंने निकाली थी ना इसके पीछे कितने, 3.75 निकाली थी, 0.75 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 9.8 डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 3.75 का स्क्वायर। 0.018। तो आपका आंसर आया 0.018 मीटर। मिलीमीटर में कितना बनेगा, मिलीमीटर में बनेगा 18 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे ना मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। तो आपका जो एम्पलीट्यूड बन रहा है वो 18 मिलीमीटर बन रहा है। सवाल नंबर 3। A ball is held between two fixed points A and B by means of two stretched spring as shown। एक बॉल है, दोनों तरफ उसके स्प्रिंग है, दोनों तरफ स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करके आपने ए और बी से अटैच किया हुआ है। Then the ball is free to oscillate horizontally along the line AB. During the oscillations, the springs remain stretched and do not exceed their limits of proportionality। और कहने जब आप ऑसिलेशन कर रहे होते हैं तो स्प्रिंग जो स्ट्रेच रहते हैं और अपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड नहीं करते हैं। द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉल with its displacement x from its equilibrium position is shown। वही एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना हुआ है। Let us state and explain the features of figure 4.2 that indicate the motion of the ball with simple harmonic motion। तो इस चीज़ को मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। पीछे वाला आंसर जो वही आप यहाँ पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे क्या लिखेंगे कि चूंकि ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है। लेकिन चूंकि ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लिहाजा ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर कह रहे यूज फिगर 4.2। या चले मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से प्रॉपरली। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन
ठीक है भाई, मैंने ऊपर तफसील से लिख दिया। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच मीन्स एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रोपोर्शनल but gradient of graph is negative. That means they are opposite in direction. Therefore, it shows simple harmonic motion. ठीक है, ऐसे साबित होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद अगले पार्ट में कह रहा है कि यूज फिगर 4.2 टू डिटरमिन फॉर ऑसिलेशंस ऑफ द बॉल द एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? देखिए एम्पलीट्यूड वाला होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम जो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ तक कर रहा है, ये बनता है 2.8। The amplitude of vibration is 2.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है आई थिंक, डिस्प्लेसमेंट यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। फिर बात की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को बराबर लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेंगे एक्स नॉट तो एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना होगा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन इतना है भाई, ये रहा मैक्सिमम एक्सप्रेशन। और कितना है? ये है 10.2 10.4 10.4 10.8। ये क्या है यार, ये 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 है मैक्सिमम एक्सप्रेशन। So maximum accretion is 13.5 माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और एक्स नॉट का मतलब क्या था, 2.8 सेंटीमीटर। एफ स्क्वायर आपका बराबर होगा किसके, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर बराबर है आपका 13.5 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 2.8, उसका अंडर रूट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो सॉल्व करके अंडर रूट करके आंसर निकालें फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। 3.49 3.49 या 3.50 hertz. Okay, the arrangement in figure 4.1 is now rotated through 90 degree so that the line AB is vertical. The ball now oscillates in a vertical plane. Suggest one reason why the oscillation may no longer be simple harmonic motion. देखिए यहाँ पे हमने बॉल को दो स्प्रिंग के जरिए हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करा रहे थे ना, कह रहे इस अरेंजमेंट को हम वर्टिकल कर लें तो क्या होगा। अब अगर इस अरेंजमेंट को हम यूँ करके ऐसे वर्टिकल कर लें, यूँ करके ऐसे, तो फिर जब बॉल वाइब्रेट करेगी ना तो ऊपर वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा ज़्यादा वजन की वजह से बॉल की। जब ऊपर वाला स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो फिर वापस उतना ये नहीं जा पाएगा जितना अभी वहाँ पर हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। ये भी हो सकता है रीज़न कि भाई देखें जब आप इसको वर्टिकली वाइब्रेट कराएंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर जो है नीचे वाला स्प्रिंग जो है वो दब जाएगा, और लेकिन जब बॉल ऊपर उतनी जाएगी जितना नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी बॉल को नीचे खींच रही होगी। तो जब बॉल नीचे ज़्यादा आएगी और ऊपर कम जाएगी तो फिर दोनों तरफ का एम्पलीट्यूड और दोनों तरफ का एक्सलेशन बराबर नहीं आएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि द अपर स्प्रिंग stretch
into the weight of the ball। आपको जो ऊपर वाला स्प्रिंग है वो बॉल के वेट की वजह से जो है स्ट्रेच हो सकता है, इसके ऐसे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, और ये आपकी जो है पहली वर्कशीट जो है माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन का हमारा जो है पहली वर्कशीट तक का काम कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को मेरे ख्याल से कितने लेक्चर मैंने सेंड किए नहीं किए। बाल मैं अभी ये करता हूँ कि अभी तक के जो लेक्चर्स हैं वो मैं आप लोग को जो है व्हाट्सअप करता हूँ इंशाल्लाह ताला अभी क्लास खत्म करने के बाद। ठीक है जी, तो सही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से आप लोगों की कब है? आप लोगों का नया टाइम टेबल, अपडेटेड टाइम टेबल जो है वो मैं सुनाया ना ग्रुप पे शेयर कर दिया था, और वो मैं एक दफ़ा जो है दोबारा देख लेता हूँ। आपको जो नया टाइम टेबल है उसके मुताबिक आपकी क्लास मंडे हो गई 8 to 9, ट्यूसडे हो जाएगी 8 to 9, फिर आपकी वेडनेसडे थर्सडे क्लास नहीं होगी, फिर फ्राइडे आपकी क्लास 8 to 9 होगी, और फिर एक चौथी क्लास फ्राइडे को 10 to 11 होगी। ठीक है, यानी कल सुबह फिर 8 से 9 जो है आपसे नहीं, कल आपकी 9 से 10 इंशाल्लाह फिर क्लास होगी ट्यूसडे को। मंडे 8 to 9 है, ट्यूसडे 9 to 10 है, फ्राइडे 8 to 9 है, और फिर 10 to 11 है, यानी कल 9 to 10 फिर आप लोगों की क्लास होगी। चलें, सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर कल। ओके, थैंक यू।